नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी ग्राम। मैं हूं रोहित पाठक। आप सबके समक्ष उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गोदान आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। गोदान मुंशी प्रेमचंद भाग 4। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गाड़नी है। बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं, और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़बकपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही कुछ चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसे ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिक को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख कर कि तब बताता। लेकिन जब पेट में बात पचे भी, कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है। उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि उनके पास भी पैसे रहते हैं, तो फिर नखड़े बघारने लगेंगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे, तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई, कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी
गमखोर निश्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा, शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा, नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती। कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं से गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता। भोला नहीं, अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं न मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर बैठ जाए, चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया है, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौछा हो गया है, घर की साख जाती रही। मैं तो लड़का देखने आते, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा, दमड़ी बसोर सामने खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी पूंछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए, साल में 1-2 बार आकर चीके, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बधी। चौधरी को ले जाकर अपने 3 कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया, तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी प्रदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगा खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी, अब वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ प्रदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुदा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार है, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपने नियत नहीं। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं?
नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से भी कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकारता है या नहीं। उसके मुंह पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुओं पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान कर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौछा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी थी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेबी की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी के भोजन ही का ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेजूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना। मैंने कह दिया मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुन जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून से जोश मारा और अलगौछे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमा कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खा कर अपने सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराध ही आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ? है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें।
पुन्नी चंडी बनी हुई गला गाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया, खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया, पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी, क्यों इसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था। उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई। उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोल कर बातें करे, यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन। आते उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया, घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने, हरामजादी तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता। एक लात और जमा कर। हम तो वहाँ कलेऊ की बात देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई छाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती, तेरे मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आवे, तेरी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तो कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कर गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़ यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी। तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी। तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहकती है। आज को तुमसे लड़ गई, काल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानुष हो, हंस कर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे नहीं लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुझ जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती। चुपके से टोकरे उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मारधार न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए। बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं, क्या कभी मारा नहीं।
जो मारने की साध बनी हुई है। इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभाया हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती थी। जब महीना खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे। लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है। क्षण क्षण पर बकुले उठते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आकर खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांत दिन भर की यात्रा का वृत्तांत करते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया, भोला से पूछ मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, महतो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं, फिर एक आध बांस बेसी काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मगनी बांस कटते रहते हैं। सलाहगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिन कर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा, 15 रुपए में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुला कर लाऊं। तय तो 20 रुपए में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपए निकलते हैं, तुम दो ही दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोंक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबा कर राजा न हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों में थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रख कर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज तक पता नहीं, आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपने चालाकी को सराहता कि बैठे बैठे 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे, गिन कर बोली, और रुपए क्या हुए? 10 न चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों में। वहां मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल दी। जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लालरे भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाली
बहू के गले पर छुरी चल रही थी तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त तुम्हारा सर्वस लूट लेता तो भी तुम्हें सुधना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख चली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई, रूख गोड़ने चला गया। धनिया ने कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सवेरा है जो गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए हैं, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नून छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध अब रस्सियां तोड़ा रहा था। तो आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं तुम्हारी कौन हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा रहा था। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई थी। इन व्यंग बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आध घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जा जाकर सो रहा। बोला कि वह मदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था, नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहां ढई देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा, कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छाह में लेट रहा।